हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज के क्लास में हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है उससे संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्नों को। तो बच्चों ये पार्ट सेकंड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो और आपका जो चैप्टर हो पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो, तो आप इसके पार्ट 1 को भी देखें और फिर ये पार्ट 2 भी देखें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो और साथ ही साथ आपके बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न क्लियर हो गए जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि लिखा हुआ कि बोर्ड में भी 95% मार्क्स पक्का। यानी कि बच्चों कहा जा रहा है कि अगर आप ये जो सीरीज चल रहा है बच्चों, ये सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे वर्ष भर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराई जाएंगी, ताकि आपका जो एग्जाम हो उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटे नहीं, आपका जो कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलिए तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने कि समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि जब जड़ का विकास रेडिकल के अलावे दूसरी जगह से होता है तो क्या कहलाता है। प्रश्न पूछा जाए, देखिए कभी भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप प्रयास करेंगे, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि जब जड़ का विकास रेडिकल के अलावे दूसरे जगह से होता है तो क्या होता है। इंग्लिश में से व्हेन रूट डेवलप फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट रेडिकल। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये रेडिकल होता क्या है, तभी ना आगे जाकर के हम बता पाएंगे कि रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होता है, रेडिकल के अलावा किसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि ये रेडिकल होता क्या है। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पे क्या कोई एक बीज है, ठीक है, मान लेते ये चना ही है। क्लियर है क्या बच्चों, ये चना है। ओके, चलिए ये चना है। जब देखिए चना जब अंकुरित होता है ना, तो देखिए कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, देखिए जब चना अंकुरित होता है तो ऐसे होता है, उसमें इस प्रकार की ऐसे संरचनाएं विकसित होती हैं। देखिए ये जो ऊपर वाली संरचना है इसको हम लोग कहते हैं प्लिम्यूल। क्या कहते हैं जी, इसे हम लोग कहते हैं प्लिम्यूल। और जो नीचे वाली संरचना है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं बच्चों, रेडिकल कहते हैं। अब ये जो रेडिकल है, देखिए अब ये जो रेडिकल है इससे डेवलप होता है मेन रूट। ठीक है, या एक और बात समझिए, रेडिकल से डेवलप होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्लियर है ना जी। और ये प्लिम्यूल है, इससे डेवलप होता है सूट यानी कि तना, या आप इसे सूट सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लिम्यूल से क्या डेवलप हो रहा है जी, सूट सिस्टम, और रेडिकल से रूट सिस्टम। तो रेडिकल से क्या विकसित होता है, तो मेन रूट। क्लियर है। एक और बात समझिए, जब रेडिकल के अलावे दूसरे जगह से रूट विकसित होते हैं, रेडिकल के अलावे दूसरे जगह से रूट विकसित होते हैं, तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या कहते हैं जी, एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम लोग कहते हैं अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं बच्चों, अपस्थानिक जड़। तो चलिए जैसा कि हमने आपको बता दिया रेडिकल क्या होता है, प्लिम्यूल क्या होता है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में ऑप्शन दिया गया मुख्य जड़, अपस्थानिक जड़, बोथ और इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि जो ये मेन रूट है ये कहां से विकसित होता है, ये विकसित होता है रेडिकल से, और अपस्थानिक जड़ बिना रेडिकल से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपस्थानिक जड़। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग पहुंचते हैं। शीशों में काई जनन किसके द्वारा होता है। एक और बात समझने का प्रयास करेंगे, जो शीशो है ना बच्चों, इसको हम लोग शीशम भी कहते हैं या आप इसे डालवर्जिया भी कहते हैं। क्लियर है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो शीशो है इसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है, बाय विच वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन शीशो यानी कि डालवर्जिया। एक बात समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, अगर हम तना की बात करेंगे तो शीशो में तना के द्वारा कायिक जनन नहीं होता है। फिर है रूट के द्वारा, तो बच्चों रूट के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है, हम आपको बताएंगे, पत्तियों के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। जैसे कि मान लेते हैं कि क्या है, ये शीशो का पेड़ है, अब इसके जो जड़ें हैं थोड़ी सी क्या हो गई, ऊपर आ गई। ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर आ गई है, तो होता यही है कि यहाँ पर कुछ कलियां विकसित होती हैं। क्या विकसित होती है बच्चों, कलियां।
और जिनको हम लोग कहते हैं बड। बड और कौन सा बड? एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस बड, अपस्थानिक कलियां, अपस्थानिक कलियां। ठीक है जी। तो यहां पर ये जो अपस्थानिक कलियां विकसित हो रही है, तो यहां पर भी एक कंसेप्ट है कि जब नोड के अलावे दूसरे जगह से बड विकसित होते हैं, हम आपको बताएंगे बच्चों, नोड और इंटरनोड बताएंगे कि क्या होते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जब नोड के अलावे दूसरे जगह से क्या होते हैं, बड विकसित होते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस बड। ठीक है। और एडवेंटिशियस बड से देख रहे हैं कि रूट में क्या डेवलप हो रहा है, एडवेंटिशियस बड डेवलप हो रहा है, और यहीं से क्या डेवलप होता है, तो यहीं से एक नया पौधा डेवलप हो जाता है शीशों में। तो बच्चों यहाँ पे जो काइक जन्म शीशों में होता है, किसके द्वारा होता है? रूट के द्वारा होता है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी हमने आपको बताया कि रेडिकल क्या होता है, प्लूम्यूल क्या होता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। जैसे कि देखिए ये तना हो गया ना, समझने का प्रयास करेंगे आप। मान लेते ये तना हो गया, ये नोड है। क्या बच्चों? ये नोड है, ये भी नोड है। ठीक है। और नोड के बीच में क्या होता है? इंटरनोड होता है, इंटरनोड होता है। एक और बात समझने का प्रयास करेंगे, तना में ही होता है नोड, और इंटरनोड तना में पाया जाता है, जड़ में नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नोड है और ये भी नोड है, तो दोनों के बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक। अब नोड का एक कंसेप्ट है कि नोड वह हिस्सा होता है, वह जगह होता है जहां से कलियां विकसित होती है। क्या विकसित होती है बच्चों? जहां से बड विकसित होता है। यानी कि ये जो नोड है, यहीं पे आपके क्या विकसित होंगे? यहीं पे विकसित होंगे बड। ठीक है जी। क्या विकसित होगा? बड। लेकिन अगर नोड के अलावा दूसरी जगह से होता है तो उसको हम लोग अपस्थानिक कलियां, यानी कि एडवेंटिशियस बड, जैसा कि हमने आपको बताया था। क्लियर है? आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी कि नोड से क्या विकसित होती है? बड विकसित होती है, और दो नोड के बीच में जो जगह होता है उसको हम लोग इंटरनोड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जो कि आपके सामने है। तो बच्चों एक और बात, अगर प्रश्न के जवाब आपको पता है तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना स्टडी किया है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। हम तो यहाँ पे आपके प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, आप भी लग जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करिए, ताकि आपका जो एग्जाम हो उसमें पूरी तरह अपना 100% दे सके और आपका जो मार्क्स हो 95+ एबव है। ठीक है जी। अब ये प्रश्न की ओइडिया का निर्माण किस में होता है? इन विच ओइडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? ओइडिया का निर्माण किस में होता है? एक और बात बता दें बच्चों, ये जो ओइडिया है ना, ओइडिया एक प्रकार का स्पोर है। ठीक है जी, एक प्रकार का स्पोर है। क्लियर है? ओके। राइजोपस देखिए, अब जो राइजोपस है ना, इसमें हम लोग को एस्पोरेंजियो स्पोर मिलता है, एस्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, राइजोपस और म्यूकर दोनों में एस्पोरेंजियो स्पोर। पेनिसिलियम में बनता है कोनिडिया। क्या बनता है बच्चों? पेनिसिलियम बनता है कोनिडिया। क्लियर है? अब बच गया एगेरिकस। तो बच्चों एगेरिकस जो होता है ना, इसको मशरूम भी कहते हैं, और ये एगेरिकस में क्या बनता है? एगेरिकस में ही बनता है ओइडिया। तो बच्चों ये क्या है? तो ये थीन वॉल्ड होते हैं, स्पोर होते हैं, और इनका निर्माण कहाँ होता है? एगेरिकस में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा स्पोर बिना कोशिका भित्ति वाला होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न है कि विच स्पोर इज विदाउट सेल वॉल, यानी कि इसमें से कौन ऐसा स्पोर है जिसमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। कंसेप्ट देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर की, जूस्पोर की, कोनिडिया की, ओइडिया की। ठीक है, ओके। हम लोग ऑप्शन को नीचे से देखते हैं। ओइडिया थीन वॉल्ड होता है, कोनिडिया ये भी थीन वॉल्ड होता है,
ठीक है, जूएस्पोर विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, बिना कोशिका भित्ति वाला, और क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल्ड। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप समझिए ये थिन वॉल्ड है, ये भी थिन वॉल्ड है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन चारों है चारों को थोड़ा सा देख लेते हैं और प्रश्न की ओर एक बार पढ़ लेंगे हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स इज विदाउट सेल वॉल। क्या पूछा जा रहा बच्चों कि इसमें से कौन सा जो एस्पोर है उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक, सेल वॉल इसमें तो है विदाउट सेल वॉल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बी, यानी कि जूएस्पोर। एक और बात समझिए, जूएस्पोर का निर्माण होता है ऐसे कुछ होते हैं, देखिए इसको हम लोग कहते हैं जूएस्पोरेंजिया, जूएस्पोरेंजियम। ठीक है, अब जूएस्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, ये जूएस्पोर बनते हैं, और ये क्या होते हैं, तो ये विदाउट सेल वॉल होते हैं। आई होप कि ये प्रश्न क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग अन्य जो प्रश्न आपके सामने, जीवाणु में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, यानी कि विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें और अपने नॉलेज को चेक करें। देखिएगा, क्षैतिज द्विविखंडन, तिर्यक द्विविखंडन, अनियमित द्विविखंडन के इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया की तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है बैक्टीरिया, ठीक है, यह है बैक्टीरिया। अब होता क्या है, तो बैक्टीरिया जो है ये दो हिस्सों में बढ़ता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो फैशन है बच्चों इस प्रकार से दो हिस्सों में बढ़ता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स मैनर, ट्रांसवर्स यानी कि क्षैतिज। क्या कहते हैं जी, क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, तो जवाब तो आपको पता ही है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें कौन सा विखंडन होता है जी, ये क्षैतिज द्विविखंडन होता है। लेकिन ऑप्शन ये जो है तिर्यक द्विविखंडन किसमें होता है, तो तिर्यक द्विविखंडन होता है आपके सेराटियम में। ठीक है, और अनियमित होता है किसमें, तो अमीबा में। ठीक है जी, किसमें होता है बच्चों, अमीबा में। तो यहां पर यह भी याद रखेंगे क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न एराइज किए जा सकते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था जी, इस प्रश्न का सही जवाब था ये क्षैतिज द्विविखंडन। ओके, अब जो आज का अगला प्रश्न है कि अमीबा में कौन सा द्विविखंडन होता है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया है कि अमीबा में जो द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है वह होती है अनियमित, यानी कि इरेगुलर। ऑप्शन को देखते हैं, क्षैतिज द्विविखंडन, तिर्यक, अनियमित। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि अनियमित द्विविखंडन। आई होप कि आपको ये पता होगा ऑलरेडी क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है। अब आगे प्रश्न है कि छिपकली के पूंछ का फिर से विकसित होना किस प्रकार का रीजनरेशन है। एक बात समझिएगा बच्चों, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रीजनरेशन का। अब ये रीजनरेशन क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो बच्चों देखिए, रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक माध्यम भी हो सकता है और साथ ही साथ कुछ देखिए कुछ इंजोर्ड पार्ट का फिर से क्या होता है, रीडेवलप होता है, रीग्रो होते हैं। उसको देखिए कोई जीव है उसका कोई शरीर का हिस्सा इंज्योर्ड हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, वह हिस्सा फिर से क्या होता है, रीग्रो हो जाता है। इसी को कहते हैं रीजनरेशन। एक और बात समझिए, रीजनरेशन जो होता है ना, रीजनरेशन, तो बच्चों ये जो रीजनरेशन होता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों देखिएगा, एक होता है एपीमॉर्फोसिस। क्या होता है जी, एपीमॉर्फोसिस होता है। एक होता है मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये जो एपीमॉर्फोसिस है ना, ठीक है, इसमें शरीर के कोई ऑर्गन इंज्यूर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन इंज्यूर्ड हुए हैं वो क्या होते हैं, फिर से
रीग्रो होते हैं। क्या होता है बच्चों? फिर से रीग्रो होते हैं। और ये जो मॉर्फोलेक्सिस है ना, इसका मतलब होता है कि शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है ना, उसी हिस्से से होगा क्या, तो पूरे कंप्लीट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? तो पूरे कंप्लीट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? बॉडी पार्ट, और इसमें क्या बनते हैं? होल बॉडी। क्या डेवलप होता है बच्चों? होल बॉडी डेवलप हो जाते हैं। ओके, एक बात समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं ना, ये एपीमॉर्फोसिस। तो एपीमॉर्फोसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिपेयरेटिव और एक होता है रीएस्टोरेटिव। ठीक है जी। क्या होता है बच्चों? एक होता है रिपेयरेटिव और एक होता है रीएस्टोरेटिव। अब दोनों में क्या अंतर है, इस बात को आप जानिए। रिपेयरेटिव में क्या होता है कि जैसे कोई शरीर के अंग है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो फिर से उसको रिपेयर कर दिया जाएगा अंग। या मान लेते हैं कि हमारा ही हाथ है, समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे इतना कट गया, ठीक है, क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे कट गया, और ये जो छोटा सा हिस्सा, यानी कि यहाँ पे जो टिश्यूज और सेल जो डैमेज हुए हैं, ये फिर से क्या हो जाएंगे? हील हो जाएंगे, यानी कि रिपेयरिंग हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे रिपेयरेटिव। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर के अंग क्या होते हैं, फिर से रीग्रो हो जाते हैं, जैसे कि छिपकली का पूंछ। तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं रीएस्टोरेटिव। क्या कहते हैं जी? रीएस्टोरेटिव। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल चुका है कि छिपकली के पूंछ का फिर से विकसित होना किस प्रकार का रीजनरेशन है। तो किस प्रकार का रीजनरेशन है जी? वह है रीएस्टोरेटिव। रिपेयरेटिव में रिपेयरिंग होता है, मॉर्फोलेक्सिस में पूरा होल बॉडी ही बन जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि निम्न में से किस में तिर्यक द्विविखंडन की क्रिया होती है। तो जैसा कि हमने अर्लियर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसमें हमने आपको ये बता भी दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तिर्यक द्विविखंडन की बात करते हैं। जैसे कि देखेंगे, एक जीव है जिसका नाम है सेराटियम। क्या नाम बच्चों? सेराटियम। अब होता यही है कि ये जो जीव है ना, ये ऐसे है, इसका बॉडी एकदम पूरी तरह ये ऑब्लिक हिस्से में क्या होता है? ऑब्लिक डिवाइड होता है। क्या होता है बच्चों? ऑब्लिकली डिवाइड होता है। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो है कि ये पूरी तरह दो हिस्सों में बट गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक, यानी कि ऑब्लिक। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्लिक बोलते हैं। तो ये ऑब्लिक है, और ये कौन सा जीव है? तो इसका नाम है सेराटियम। क्या नाम बच्चों? इसका नाम है सेराटियम। तो इट्स क्लियर दैट कि यहाँ पे इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस, तो किस में बाइनरी फ्यूजन होगा? किसके द्वारा? ऑब्लिकली, यानी कि तिर्यक। तो बच्चों ओपलिना में तो होगा नहीं, किस में होगा? सेराटियम में होगा। किस में होगा बच्चों? सेराटियम में होगा। क्लियर ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसमें प्लाज्मोटोमी की क्रिया होती है? किसमें प्लाज्मोटोमी की क्रिया होती है? तो बच्चों यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पूछा गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है, प्लाज्मोटोमी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये प्लाज्मोटोमी होता क्या है, फिर हम आगे चल करके आसानी से समझ पाएंगे कि प्लाज्मोटोमी की प्रक्रिया पाई किस में जाती है। एक बात समझिए, अगर हम प्लाज्मोटोमी की बात करेंगे बच्चों, तो जो प्लाज्मोटोमी की प्रक्रिया होती है ये होती है मल्टी सेल्ड में। किसमें? मल्टी सेल्ड नहीं बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड जीवों में होती है, और इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वे भी होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक बात समझिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब इसमें क्या है? तो 8 न्यूक्लियस है। अब देखिए इनका बॉडी क्या होता है? अनइक्वल हिस्से में बट गया। एक में मान लेते हैं 5 केंद्रक चले गए, 6 केंद्रक मान लेते हैं, एक में 2 केंद्रक चले गए। तो होता यही है बच्चों कि फिर से ये क्या करते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि देखिएगा, जहां पर 6 केंद्रक थे उसमें 2 केंद्रक और बन जाएंगे, और जहां पर 2 केंद्रक थे उसमें 6 केंद्रक और बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोटोमी। क्या कहता है जी? प्लाज्मोटोमी। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो पेरेंट है ये भी क्या है?
मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो यहां पर ये जो दोनों संतान है ये भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन के पहुंचते हैं ओपेलिना, सेराटियम, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में आपको विखंडन यानी कि फ्यूजन देखने मिलती है, सेराटियम में भी फ्यूजन देखने मिलती है। अब बच गया ओपेलिना, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ओपेलिना, और ये होता है ओपेलिना ऐसे ही, और ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है बहुत सारे होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने है, निम्न में से किसमें बहुविखंडन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, यानी कि क्या कहा जा रहा है बच्चों, यही कहा जा रहा है कि किसमें बहुविखंडन होती है, ना कि यहाँ पे कहा जैसे देखिएगा बहु है। ओके, एक स्टोरी समझते हैं, जैसे कि बहू होती है ना, जैसे मान लेते हैं कि घर में दो बहुएं हैं, अब झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गई, तो बच्चों उसको बहुविखंडन नहीं कहेंगे, ठीक है, वो बहुविखंडन नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिएगा बहुविखंडन का मतलब होता क्या है, बहुविखंडन का मतलब होता है कि कोई जीव है और उसका शरीर क्या है, दो से अधिक हिस्सों में बट जा रहा है, और प्रत्येक हिस्सा है वो नए जीव के रूप में विकसित हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बुआ, क्या बोलते हैं बालक, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुविखंडन। तो बच्चों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आप। प्रश्न को एक बार फिर से रीड करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, निम्न में से किसमें बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन आपके सामने है प्लाज्मोडियम, अमीबा, इनमें से दोनों की, पैरामीशियम। तो एक बात समझिए, पैरामीशियम में होता है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, क्या होता है बच्चों, बाइनरी फ्यूजन होता है। प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। एक और बात समझिएगा, अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। तो बोलेंगे सर क्या इस प्रश्न का जवाब होगा प्लाज्मोडियम, तो बच्चों अभी आप इंतजार करें, अभी तक ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पे नहीं तो आप गलती कर दोगे, फटाक से कहेंगे सर प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम, तो बच्चों प्लाज्मोडियम तो होता है मल्टीपल फ्यूजन, लेकिन अमीबा भी शक के दायरे में है, तो शक को हम लोग करेंगे दूर। चलिए जी, देखिए बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन ऑन फेवरेबल कंडीशन में बच्चों क्या होता है, तो ऑन फेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है उसमें होती है मल्टीपल फ्यूजन। क्या होता है बच्चों, मल्टीपल फ्यूजन होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अब क्या होगा, तो अब बोलेंगे सर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि प्लाज्मोडियम और अमीबा दोनों में मल्टीपल फ्यूजन की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। आई होप कि ये प्रश्न का जो जवाब है क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो बच्चों जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है, बाहर का प्रश्न नहीं है, एनसीईआरटी के प्रश्न है। तो बच्चों क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है बच्चों, पूछा जा रहा है मलेरिया पैरासाइट। अब मलेरिया पैरासाइट क्या है, तो मलेरिया पैरासाइट का जो नाम है वह है प्लाज्मोडियम। क्या बच्चों, प्लाज्मोडियम। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, दूसरा अमीबा, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा पैरामीशियम। पैरामीशियम तो होगा नहीं, ए और बी हो नहीं सकते हैं, ठीक है, अमीबा अकेले होगा नहीं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये मलेरिया का जो परजीवी है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। एक और बात समझिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। क्या होता है बच्चों, मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है जी, इस प्रश्न का सही जवाब है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम ही क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है। ओके,
अब पूछा जा रहा है कि लंबवत द्विविखंडन की क्रिया होती है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पूछा जा रहा है कि आखिर होता तो किस में होता है बच्चों? यही तो जानना है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लंबवत द्विविखंडन क्या होता है। जैसे कि मानते हैं कि हम लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट और इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, तो बच्चों इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल। अब देखते हैं किस जीव में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। अमीबा में, तो अमीबा में बच्चों होता है इरेगुलर। क्या होता है जी? इरेगुलर। प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल। ठीक है, तो ए और बी तो हो नहीं सकता है। अब रह गया यूग्लिना। चलो देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा ये है यूग्लिना। तो यूग्लिना में देखिएगा जब भी बाइनरी फिजन होता है ना, तो सबसे पहले इसके जो फ्लैजेला है डबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा। ओके, तो आप यहाँ पे जो डिवीजन की प्रक्रिया देख रहे हैं ना, ये कैसे हो रही है? लॉन्गिट्यूडिनल हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे जो लंबवत द्विविखंडन की प्रक्रिया होगी किसमें होगी? वो होगा युगलीना। किसमें होगा बच्चों? युगलीना में होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब एक निम्न से किसमें ट्रू रीजनरेशन की क्रिया होती है। तो बच्चों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया के नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अभी हम बता दिए कि अमीबा और जो पैरामीशियम होते हैं इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है बच्चों? बाइनरी फ्यूजन होता है और इनमें ये रीजनरेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। फिर आ गया प्लानेरिया। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा प्लानेरिया का जो शेप है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं प्लानेरिया जो है इसको हम 2 या 3 हिस्सों में बांट दिए। मान लेते हैं प्लानेरिया को हमने ऐसे एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा में बांट दिया। ठीक है, 3 हिस्सा में बांट दिया। तो बच्चों अब होता यही है ना कि ये जो हिस्सा है इसी छोटे हिस्से से क्या होता है पूरे जीव का निर्माण होगा। कैसे होगा थोड़ा सा समझिए। यहां पर देखिएगा ये इतना हिस्सा था ना। अब इतना हिस्सा था तो उसके नीचे वाला हिस्सा विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उसके नीचे वाला हिस्सा विकसित हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बीच वाले की बात करें तो बीच में इतना था, तब क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा विकसित होगा। ठीक है, फिर नीचे वाला हिस्सा विकसित होगा। तो यहाँ पे बच्चों देख पा रहे हैं ना कि ये जो जीव का शरीर है, जीव का जो शरीर है वो उसके छोटे से हिस्से से क्या हो रहा है? कंप्लीट जीव ही बन जा रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग ये पूंछ वाला देख लें। तो माना ये देखिए इसका पूंछ है, तब इसके ऊपर वाला कंप्लीट हिस्सा बन जाएगा। ठीक है जी, इसके ऊपर वाला पूरा शरीर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि किसमें वास्तविक रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है, तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? प्लेनेरिया होगा। क्या होगा बच्चों? प्लेनेरिया। एक और बात समझिएगा, प्लेनेरिया ही क्या है? इकलौता ऐसा जीव है कि जिसमें सबसे पहले आई एस्पोर्ट यानी जो हमारा नेत्र आज है ना, इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ था सबसे पहले किस में? तो प्लेनेरिया में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा प्लेनेरिया। अब प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं कि इन निम्न में से किसमें बीजाणु मोटी भित्ति वाले होते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा स्पोर है जिसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, तो वहीं पे हम इसको डिस्कस किए थे। तो हमने आपको बताया था कि देखिए निम्न में किसमें बीजाणु मोटी भित्ति वाला होते हैं, कि किसमें जो बीजाणु है मोटी भित्ति वाले हैं। तो देखिए एक राइजोपस है, ये एगरिकस है और ये दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एक बात समझिए, राइजोपस और एगरिकस जो होते हैं उनमें हमको देखने को मिलता है क्लेमाइडोस्पोर। क्या देखने को मिलता है जी? क्लेमाइडोस्पोर। और बच्चों
ये जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये क्लेमाइडोस्पोर होते हैं थिक वॉल्ड। क्या होता है जी, थिक वॉल्ड होते हैं, यानी कि इनका जो दीवार होता है मोटा होता है। क्लियर ना। तो चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ओके, 16 की बात करते हैं कि इनमें से कौन अलैंगिक प्रजनन का एक माध्यम है, यानी कि विच वन ऑफ या विच इज द मोड या वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में कौन है अलैंगिक प्रजनन का एक माध्यम। फ्रेगमेंटेशन जी बिल्कुल है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, जर्मिनेशन नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपके सामने है फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, खंडन। क्या कहते हैं बच्चों, खंडन कहते हैं। और खंडन की प्रक्रिया किस में होती है, तो एस्पाइरोगाइरा में होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है जी, वह है फ्रेगमेंटेशन। निम्न में से कौन से जीव में अलैंगिक प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा होता है, यानी कि पूछा जा रहा ऑप्शन आपके सामने चार हैं, एक एस्पाइरोगाइरा, परमेशियम, हाइड्रा और प्लैनेरिया। अब चारों में पूछा जा रहा है कि किस में जो बाइनरी फिजन की प्रक्रिया पाई जाती है, या रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो बाइनरी फिजन है। चलिए समझ लेते हैं बच्चों। अगर हम एस्पाइरोगाइरा की बात करेंगे तो इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है जी, फ्रेगमेंटेशन, खंडन होता है। पैरामीशियम की बात करेंगे तो इसमें होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा में होता है बडिंग। क्या होता है बच्चों, हाइड्रा में होता है बडिंग मुकुलन। प्लैनेरिया में होता है रीजनरेशन। तो आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और प्रश्न क्या है कि अलैंगिक प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन किसमें है जी, पैरामीशियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा पैरामीशियम। और आपको बता दें कि पैरामीशियम में जो विखंडन की द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है वह होती है क्षैतिज द्विविखंडन, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब एक द प्लांट्स दैट आर ग्रोन अप, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि द प्लांट्स दैट आर ग्रोन अप बाय डॉट 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 है, वहां पे हमको फिल करना है, मे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्लांट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। कहा जा रहा है ना कि बताइए कि किस में, देखिए समझने का प्रयास करिए, पूछे जा रही है कि कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रक्रिया होगी जिसमें बीज के द्वारा जो उत्पन्न पौधे हैं, बीज के द्वारा जो उत्पन्न पौधे हैं या उनमें उत्पन्न जो पौधे उनमें फूल और फल, ठीक है, फूल और फल क्या होते हैं, उनसे पहले किस प्रकार के माध्यम में विकसित होते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई पौधा है, ठीक है, सीड से उत्पन्न हुआ है, तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। क्या लगते हैं, बहुत सारे प्रोसेस। आप क्या करेंगे, बीज को आप बोएंगे, फिर अंकुरित होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है बच्चों, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक जन्म, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में करते क्या है कि पहले से ही थोड़ा सा मैच्योर, क्या है जैसे कि पेड़ है उसमें थोड़ा सा मैच्योर एक टहनी है, अब टहनी में ही करते क्या है, हम लोग रूट डेवलप कर लेते हैं, यानी कि हार्मोन्स का यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट डेवलप कर लेते हैं और उसको वहां से काट करके दूसरी जगह लगा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वो मैच्योर हो चुका है तो उसमें क्या होंगे, फूल और जो फल है वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, किसके तुलना में, सीड से उत्पन्न जो पौधे हैं उनकी तुलना में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या महत्व है। तो बच्चों ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न पौधों में फल और जो फूल और फल हैं वो बहुत ही शीघ्रता से आते हैं एज कंपेयर टू जो पौधे सीड के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी जीव में एक समान जीव उत्पन्न होता है। तो बच्चों पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा
कोई जीव अपने समान उत्पन्न करेगा, यानी कि एकदम हूबहू उत्पन्न करेगा। तो चलिए देख लेते ऑप्शन की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बच्चों इसमें आता है वेरिएशन। क्या उत्पन्न होता है जी? वेरिएशन, मतलब एक समान उत्पन्न नहीं होगा, गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जी हाँ बिल्कुल, इसमें हूबहू संतान उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एसेक्सुअल। माइक्रोस्पोरजन तो होगा नहीं, ना ही ए और सी होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आपके सामने? तो वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? क्लोन कहते हैं। अब ये क्लोन क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि क्लोन के सदस्य को क्या कहते हैं और क्लोन के पूर्वज को क्या कहते हैं। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के थ्योरी को पढ़ाया गया है। उसमें आप जाकर के फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्लोन के सदस्यों को क्या कहते हैं और इनके पूर्वज को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में प्रजनन किसके द्वारा होता है? क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में प्रजनन किसके द्वारा होता है? चलिए आपके सामने प्रश्न है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में प्रजनन किसके द्वारा होता है? बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स? देखिए, एस्पोरेंजियोस्पोर राइजोपस और म्यूकर में होता है, ये तो होगा नहीं। क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, एगरिकस में होता है, मशरूम में होता है, ये तो होगा नहीं। कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है। अब बच गया जूस्पोर। तो बच्चों ये क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होता है? जूस्पोर के द्वारा होता है, चल बीजाणु के द्वारा होता है। और ये क्या होते हैं जी? विदाउट वॉल्ड, विदाउट सेल वॉल, यानी कि ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें सेल वॉल होता ही नहीं है, इनमें भीति होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जूस्पोर है। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफिलम में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों एक बात बताते हैं, ब्रायोफिलम, इसके पहले शायद ही आपको पता हो। आपने क्या पता चट्टा का नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो सुनिए। जैसे क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को क्या होता है, स्टोन हो जाता है ना, तो ये जो वैद्य लोग होते हैं या कह सकते हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं वाले होते हैं, वो कहते हैं कि क्या करेंगे, आपकी जो पथरचट्टा होता है उसके जो पत्तियां होती हैं, जो कोमल कोमल पत्तियां होती हैं, उनको आप क्या करेंगे, पीस करके, और अगर पीते हैं तो क्या होता है कि आपका जो स्टोन है, चाहे वो किडनी किडनी का जो रिनल स्टोन है वो गल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही हमने सुना भी था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ब्रायोफिलम है जिसको हम लोग हिंदी में पथरचट्टा कहते हैं, तो पथरचट्टा में जनरली आपको पत्तियां ही मिलेंगी। क्या मिलेंगे बच्चों? पत्तियां ही मिलेंगी। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक रफ डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, ये इसका मार्जिन है। क्या बच्चों? ये इसका मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन है। अब देखेंगे यहाँ पे जो कटे कटे हिस्से हैं ना, कटे कटे यहाँ पे जो हिस्से दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर देखिएगा, जब जब ये जो पत्तियां होंगी ना, ये जो पत्तियां होंगी बच्चों, ये किसके संपर्क में आएंगी? मिट्टी के संपर्क में आएंगी। जब मिट्टी के संपर्क में आती है ना, तो यहाँ से क्या विकसित होता है? यहाँ से कलियां विकसित होती हैं, छोटे छोटे कलियां विकसित होंगी। फिर ये पत्तियों की तरह ये फिर यहाँ पे अपस्ताने की जड़ विकसित हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे जड़ विकसित हो जाएगा, और जाकर के क्या होगा, तो एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। हमने देखा था, हमने घर पे भी लगाया ना, तो हुआ यही था कि जब उसका पत्तियां नीचे गिर गया था ना, तो हम देख रहे हैं कि वहां से क्या निकल गया, तो वहां से जो पत्तियों का ये जो मार्जिन है, वहां से नया पौधा विकसित हो गया था जी। अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो कहीं अगर आपके आसपास क्या होते हैं, पत्थर चट्टा का मिल जाए पौधा, यानी ब्रायोफिलम मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, लाएंगे, और आप देख सकते हैं कि उसके जो पत्ती ही लाएंगे, पौधा डालने की आवश्यकता नहीं है। पत्ती को ला करके मिट्टी में क्या कर देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे ना मिट्टी से, तो देखेंगे कुछ दिन में वहां से क्या हो जाएगा, तो वहां से देखिए, जहां जहां पर इनके ये कटे कटे हिस्से होते हैं ना, मार्जिन होता है, वहां वहां से आपको बहुत सारे पौधे विकसित होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है जी, आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे हैं। तो ब्रायोफिलम में किसके द्वारा होता है जी?
लीफ के द्वारा आता है। क्लियर ना? चलिए, जड़ के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं कि जड़ के द्वारा कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, डालवर्जिया में भी होता है, गुआवा में भी होता है, स्वीट पोटैटो में भी होता है और टेपियोका में। ये ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेपियोका में। तो बच्चों ये चारों में होता है जड़ के द्वारा ही कायिक जनन, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबोव। यानी कि ये चारों के चारों क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, जड़ के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। आई होप कि आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो चार है इनमें क्या होता है, तो जड़ के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, अब जो अगला प्रश्न आपके सामने कि पुदीने में कायिक जनन होता है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से है, आपको दिख रहा है कि ये देखिए, ये इसका ऐसे रूट है, ये जड़ है। अब यहां से देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है। इसका जो बेस है ना, ये मान लेते ये बेस है, इसके बेस से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच ग्रो कर रहा है। अब ये कुछ वक्त देखिए, कुछ दूर के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे ये मिट्टी के संपर्क में आया जिसमें ये अपस्थानिक जड़ विकसित हुआ और यहाँ पे एक नया हमको पौधा मिल गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो संरचना है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोलॉन। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं एस्टोलॉन। तो ये जो पुदीना है उसमें जो कायिक जनन किसके द्वारा होता है बच्चों? तो वो होता है स्टेम के द्वारा, और उस स्टेम का नाम है एस्टोलॉन। क्या नाम है बच्चों? एस्टोलॉन। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये है एस्टोलॉन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा जीव बहु बाह्यमुकुलन के द्वारा प्रजनन की क्रिया करता है? यानी कि पूछा जा रहा है कि किसमें बाह्यमुकुलन की प्रक्रिया होती है। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। मुकुलन, अब मुकुलन का मतलब होता है कि जब नए जो जीव होते हैं वो विकसित होते हैं बर्ड से, और मुकुलन की प्रक्रिया दो होती है। एक को कहते हैं इंडोजिनस बर्डिंग यानी कि अंतःमुकुलन, और एक को कहते हैं एक्सोजिनस बर्डिंग यानी कि बाह्यमुकुलन। तो अंतःमुकुलन, बाह्यमुकुलन। तब यहाँ पे जो बाह्यमुकुलन ही पूछा जा रहा है किसमें होता है। तो जब मुकुलन की प्रक्रिया जीव के शरीर के बाहरी सतह से होती है तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बाह्यमुकुलन। और जो म्यूकस की जी जो बर्डिंग प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसको इंडोजिनस बर्डिंग यानी कि अंतःमुकुलन कहते हैं। बट यहाँ पे पूछा ही गया है कि बाह्यमुकुलन की क्रिया किसमें होती है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है हाइड्रा, स्पोंजिला, प्लाज्मोडियम, अमीबा। तो बच्चों प्लाज्मोडियम और अमीबा तो ये पूरी तरह कैंसिल है क्योंकि इनमें होता नहीं है बर्डिंग की प्रक्रिया। अब रह गए दो, एस्पोंजिला। तो बच्चों एस्पोंजिला में बनता है जेम्यूल्स। क्या बनता है जी? एस्पोंजिला बनता है जेम्यूल्स, और ये क्या होते हैं? इंटरनल बड होते हैं, इंटरनल बड होते हैं यानी कि अंतःमुकुल होते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया कौन? ये हाइड्रा। तो बच्चों देखिएगा, हाइड्रा का बॉडी कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसके शरीर में ही क्या होता है? ये बड विकसित होता है और इससे नया हाइड्रा का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो होगा हाइड्रा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? थोड़ा सा हम लोग आलू देखते हैं, ठीक है। आलू क्या है बच्चों? आलू क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखिए ओके, ये आपके सामने आलू है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहे हैं इनको हम नोड कहते हैं या आई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? आई कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, और आलू का देखिएगा, आलू को हम लोग कहते हैं ट्यूबर। क्या कहते हैं जी? ट्यूबर कहते हैं, क्योंकि इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि जब हम पोटैटो के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये क्या है? तो ट्यूबर है, और एक्चुअली क्या है? तो ये तना है। क्या बच्चों? एक तना है। और कौन सा तना है? तो भूमिगत तना है। तो पूछा जा रहा है कि आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? रूट के द्वारा? बिल्कुल नहीं। लीफ के द्वारा होता ही नहीं। ग्राफ्टिंग तो इसमें होगा नहीं। अब बच गया नंबर सी, यानी कि स्टेम ट्यूबर के द्वारा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है बच्चों? तो ये ट्यूबर ही है और सोलेनम ट्यूबरोसम है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टेम का ट्यूबर, यानी कि स्टेम ट्यूबर। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं, यानी क्लास को हम लोग खत्म करते हैं एक बहुत ही प्यारे से कोटेशन के साथ कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। बच्चों, अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आए, तो बच्चों यहाँ पर कलम की आवश्यकता नहीं है, हौसला की आवश्यकता है। क्योंकि हौसला जब तक नहीं बनेगा तब तक कलम आप कितना भी चला लीजिए, आप इतिहास नहीं बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जिसने हौसला रखा है उसी ने ही इतिहास रचा है। तो आप चाहते हैं इतिहास रचना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने हौसला को बनाए रखिए। और वो समय एक आएगा जिस दिन क्या होगा, आपका जो सपना है 95 प्लस मार्क्स लाने का 12th क्लास में और साथ साथ नीट में बेहतर करने का, वो आपका सपना पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।